नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर समीरा हुसैनी और स्वागत है आपका हेल्थ कम्यून पॉडकास्ट हिंदी में। यहाँ पर हमारा फोकस है हेल्थ लिटरेसी पर, जहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में हेल्थ टॉपिक्स के बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग अपने बॉडी के बारे में जेन्युइनली पूरे तरह से समझेंगे नहीं, तब तक प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट हार्ट हेल्थ कंडीशन के बारे में जो काफी इम्पोर्टेंट है बट इग्नोर्ड भी। हम बात करने वाले हैं हार्ट वाल्व्स के बारे में और वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस के बारे में। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ चोपड़ा, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है फोर्टिस मानेसर एंड एफएमआरआई गुड़गांव से, जिनके पास 14 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इंटरवेंशनल, प्रिवेंटिव और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में। डॉक्टर चोपड़ा कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन, पेसमेकर मैनेजमेंट और वाल्व प्रोसीजर्स में भी स्पेशलाइज करते हैं। डॉक्टर सौरभ चोपड़ा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ चोपड़ा है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में एंड फोर्टिस गुड़गांव में। शुरुआत करते हैं बेसिक से। हाँ जी। डॉक्टर, जब भी हम हार्ट डिजीजेस के बारे में बात करते हैं, यूजुअली हमारे दिमाग में यही हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट ब्लॉकेज है। बट यूजुअली वाल्व्स के बारे में या वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस के बारे में हम ज्यादा सुनते नहीं है जब तक कि किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो आप सिंपल भाषा में हमें समझा सकते हैं कि ये वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस होता क्या है? जी बिल्कुल। हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स में विभाजित है, डिवाइडेड है। राइट साइड जो हार्ट की होती है, राइट एट्रियम ऊपर, नीचे राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम ऊपर, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड मैं हमेशा कहता हूँ हमारा बॉडी और बायोलॉजी सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, ह्यूमन बॉडी। सो हार्ट सिमिलरली एक पंप है जिसको ब्लड बॉडी से आ रहा है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड पे आ रहा है, और वो हार्ट का राइट साइड राइट एट्रियम में आता है ब्लड, पैरों से, फेस से, आर्म से। उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल पंप करता है लंग्स में, और लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के बाद लेफ्ट एट्रियम में लंग्स पुश करता है ब्लड को, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ब्लड आता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फेंकता है। तो ये हमारे हार्ट का काम है कि एक सर्कुलेशन मेंटेन होता रहे और बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स शरीर के हर अंग को चाहिए फॉर इट्स एडिक्वेट फंक्शनिंग, तो वो पहुंचता रहे। तो जो हार्ट के 4 चेम्बर्स बताए मैंने आपको, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, लाइक अ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका काम ये होता है कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आए और पीछे ना जाए। और सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, माइट्रल वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके एओर्टा, जो पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है वाया एओर्टा, एक पाइप है, उसके बीच में एक वाल्व है जिसको कहते हैं एओर्टिक वाल्व। राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो आर्टरी है उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इनके बीच में एक वाल्व है विच इज कॉल्ड एज पल्मोनिक वाल्व। तो हार्ट में 4 वाल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनिक वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। एंड इनमें से किसी में अगर लीकेज हो या सिकुड़न आ जाए, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टेनोसिस हो, तो पेशेंट को कुछ ना कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो उन सिम्टम्स के बेसिस पे हमारे को आइडिया लगता है कि पेशेंट को हार्ट के वाल्व्स की दिक्कत है, और फिर कुछ टेस्ट के माध्यम में हमारे को फर्दर पता चलता है कि किस वाल्व में प्रॉब्लम है और क्या फर्दर ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो देखने जाए तो ये वाल्व्स दे एक्ट लाइक वन वे डोर जैसे है। बिल्कुल, ये एक दरवाजे की तरह काम करता है ताकि जो ब्लड की डायरेक्शन है वो ठीक बनी रहे और ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसी डायरेक्शन में जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, लाइक अ वन वे वाल्व, वन वे डोर। जी, ओके। डॉक्टर, ये कंडीशन जो है वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस जो है,
ये कितनी सीरियस कंडीशन है और कितनी कॉमन है? देखिए सीरियस तो डिपेंड करता है पेशेंट का वाल्व कौन सा अफेक्टेड है, तो और कितनी सिवियरिटी पे है। किसी को ओके। अगर माइल्ड मॉडरेट सिवियर हम ग्रेड करते हैं फॉर ईच ऑफ द 4 वाल्व्स। हर वाल्व को में अगर किसी भी वाल्व में तकलीफ है तो माइल्ड से शुरुआत होते हुए सिवियर तक हो सकता है। जिसको वाल्व में माइल्ड प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली, जैसे ये टर्म सजेस्ट करता है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे और ज्यादा बस हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कि आगे जाके ये प्रॉब्लम कहीं बढ़ तो नहीं रही। और सिम्टम्स तभी आते हैं जनरली जब प्रॉब्लम मॉडरेट टू सिवियर या सिवियर से ज्यादा। ओके। और कॉमन डिपेंड करता है, अगेन हमारे को डिवाइड करना होता है एज ग्रुप के तौर पे। तो जनरली बचपन में कुछ कुछ बच्चों को वाल्व में प्रॉब्लम एज ग्रुप को डिपेंडिंग रहता है। राइट। तो हर एज ग्रुप में जैसे 20s टू 40s में जनरली पेशेंट्स के पास जब हमारे पास आते हैं, कईयों को माइट्रल वाल्व प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं क्योंकि बचपन में रूमेटिक हार्ट डिजीजेस करके इन्फेक्शन से सफर करते हैं और फिर 20s 30s में आके वो प्रेजेंट करते हैं। और ओके। देन एक सेकेंड पीक इसका आता है 60s के बाद। तो वो उनमें मैं हमने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है या तो माइट्रल रिगर्जिटेशन या फिर एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस बहुत कॉमन होता है। तो एज ग्रुप काफी वेरी होता है। एज ग्रुप भी बहुत वेरी होता है और हर वाल्व के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और हर कंडीशन को प्रेजेंटिंग एज अलग अलग है। जी, तो बिल्कुल। कुछ कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। जैसे मोर देन 60 में हम लोग सोचते हैं डिजेनरेटिव वाल्व प्रॉब्लम की, एज रिलेटेड वियर एंड टियर जो हो रहा है बॉडी में उससे रिलेटेड हर वाल्व में प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक एओर्टिक ओके। वाल्व नैरो हो सकता है जिसको कहते हैं डीजनरेटिव कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस। सो डॉक्टर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। आपने अभी मुझे 3 टर्म मैंने सुना, लाइक यू मेंशन स्टेनोसिस आपने बताया, आपने रिगर्जिटेशन बताया, एंड आई थिंक इवन देयर इज अ प्रोलैप्स, राइट? दिस अ प्रोलैप्स, यस। राइट। तो ये तीनों में क्या फर्क है बेसिकली, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? स्टेनोसिस मतलब वाल्व का सिकुड़न हो जाना, वाल्व नैरो हो जाना। वाल्व का काम है टू एक वन वे डोर के एक तरफे दरवाजे की तरह काम करने का। तो उसका दरवाजे का ओपनिंग कम हो गया, एक तरीके से दरवाजा खुल ओके। नहीं रहा है, तो ब्लड एक विभाग से दूसरे विभाग में जा नहीं रहा है। और फिर अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में नहीं जाएगा तो वो पीछे के दरवाजे में वापस चला जाएगा। राइट। और पीछे कहीं जो शरीर में खून है वो हर वक्त सर्कुलेट करते रहना चाहिए। सपोज अगर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा तो वो वापस कहीं तो जाएगा ना, तो वो लंग्स में राइट। वापस पोषण हो जाएगा। और फिर मरीज को तो ये इसको माइट्रल स्टेनोसिस हुआ तो मरीज को सांस फूलने लगेगा क्योंकि लंग्स में पानी भरने लगेगा, ओके। फ्लडिंग होने लगेगी। तो इसीलिए अगर रिगर्जिटेशन है तो मतलब जिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो होना चाहिए, आगे की तरफ फ्लो होना चाहिए, उसकी जगह रिवर्स। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह ब्लड लीक कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में वापस हर साइकिल राइट। के साथ। और प्रोलैप्स में ये होता है कि जो दो अ, हर वाल्व में लीफलेट्स हैं। जैसे माइट्रल वाल्व में जनरली 2 लीफलेट होते हैं, पर्दे की तरह होते हैं, वो आगे की तरफ ऐसे खुलता है। तो जी। एक पर्दा थोड़ा सा नीचे की तरफ ढलक जाता है ओके। और उसको कहते हैं प्रोलैप्स। उसकी वजह से जनरली लीकेज प्रेजेंट होता है कि ब्लड आगे हर साइकिल के साथ जा रहा है लेकिन उतना ही ब्लड पीछे आ रहा है। तो फिर से लेफ्ट एट्रियम अपनी कैपेसिटी तक टॉलरेट करेगा, बाकी ब्लड वापस लंग्स में भेज देगा। जी। डॉक्टर, ऑफ कोर्स अभी ये जो वाल्व है ये पहले ऐसा नहीं है कि हेल्दी वाल्व बाद में खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ तो कॉज रहेगा जिसके वजह से ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं। तो इसके कॉमन कॉजेस क्या होते हैं?
जी, अगेन एज ग्रुप स्पेसिफिक कॉजेज रहते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट का हम एज ग्रुप देख के कि ये अगर सपोज मिडिल एज में कोई अगर आता है तो हम जी। कुछ कॉजेज को ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमारे हम्म। दिमाग में आते हैं। अबव 60s में दूसरे कॉजेज दिमाग में आते हैं। बट मैं जनरल कॉजेज आपको एक बार गिनाऊंगा। सो एक तो बचपन में जो कंजेनाइटल बीमारियां हैं जिसके वजह से वॉल्व ग्रस्त है, डिजीज है, वो जनरली 20s में प्रेजेंट करते हैं, लाइक बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। और उसकी वजह से अगर रिगर्जिटेशन हो रहा है तो 20s में प्रेजेंट करेंगे, और अगर स्टेनोसिस हो रहा है तो 40s टू 50s में प्रेजेंट करेंगे। कुछ और कॉजेज हैं लाइक रूमेटिक हार्ट डिजीज। बहुत बार बचपन में कुछ इन्फेक्शंस लाइक जिसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस जो थ्रोट को और स्किन को अफेक्ट करते हैं, वो हार्ट के वेल्व्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, और हार्ट के वेल्व में आगे जाके ये सिनोसिस या रिगर्जिटेशन करा सकते हैं। इनको कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीजेस। ये डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया में बहुत कॉमन है, और डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक यूएस एंड यूरोप इनमें कम है इंसिडेंस। तो ये इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं जो प्रॉपरली बचपन में ट्रीट नहीं किए गए, उसके कारण ये रूमेटिक हार्ट डिजीजेस होते हैं। देन कॉमनली होता है डीजनरेटिव कंडीशंस लाइक एज रिलेटेड वियर एंड टियर के कारण कैल्सिफाइड एओर्टिक स्टेनोसिस और डीजनरेटिव माइट्रल रिगर्जिटेशन कि वाल्व एज रिलेटेड वियर टियर के कारण वाल्व का पर्दा ढलकने लग जाता है, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है, या उसी तरह एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकता है। और एज रिलेटेड वाल्व में कैल्शियम डिपोजिशन अगर हो रही है तो एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस या फिर माइट्रल वाल्व कैल्सिफिकेशन हो सकता है। तो हर कंडीशन के अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्व सिम्टम्स आएंगे, और मरीज को अलग अलग तरीके से ये तंग करेगा। ओके, सो डॉक्टर, आई हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछना था। बिकॉज पोस्ट कोविड मैंने बहुत सुना है किसी के फैमिली में, दोस्तों में कि पोस्ट कोविड वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस ज्यादा बढ़ गए हैं। इज दैट ट्रू? टू सम एक्सटेंट यस, कि जैसे जिन जिन लोगों के हार्ट के पंपिंग में अफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग कोविड, लाइक किसी को मायोकार्डिटिस हुआ, या किसी की अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेजेस थी, और उस कारण एक इन्फेक्शन, एक तरीके का स्ट्रेस होता है, उस वजह से हार्ट अटैक सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। तो अगर हार्ट की पंपिंग को भी कभी नुकसान पहुंचता है तो जो वेल्व्स का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो हार्ट के मसल से, एक आप एक इमेजिन करो, एक टेंट है, टेंट को रोप से हम ग्राउंड से एंकर करते हैं, गाड़ते हैं ना, उसको तंबू को गाड़ने के लिए एक रोप चाहिए होता है। ऐसे ही हार्ट का मसल ग्राउंड है जिसपे कुछ अंदर हम उसको कहते हैं पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे, जिसके माध्यम से ये वेल्व्स हमारे हार्ट के अंदर एक उनका फंक्शन मेंटेन्ड है। वो वरना वो हवा में नहीं लटके हुए, उनको वेल्व्स को मसल्स के साथ एंकर्ड है। तो अगर हार्ट की पंपिंग किसी भी कारण कम होती है, लाइक कोविड इन्फेक्शन में बहुत लोगों को मायोकार्डिटिस हुआ, या फिर इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट अटैक होके हार्ट की पंपिंग कम होके जी। हार्ट डायलेट होने लग गया। तो अगर हार्ट डायलेट होता है किसी भी कारण, या हार्ट की पंपिंग कम होती है, तो जो एंकरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये कॉर्डे और पैपिलरी मसल्स, ये स्ट्रेच होकर वेल्व में लीकेज आना। तो एक्चुअली कोविड में भी सिवियर वायरल इन्फेक्शन था, तो वो हार्ट को अफेक्ट कुछ कुछ केसेस में कर रहा था, सिवियर केसेस में हार्ट को अफेक्ट कर रहा था, और कुछ लोगों के हार्ट अटैक्स प्रेसिपिटेट भी हो गए जब सपोज अंडरलाइन ब्लॉकेज है और एक स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एक हार्ट अटैक ट्रिगर हो गया, तो हार्ट की पंपिंग कम होके वेल्व्स में लीकेज आई, लाइक माइट्रल वॉल्व में रिगर्जिटेशन आना शुरू हो गया, या फिर सिवियर लंग प्रॉब्लम होने के बाद
हार्ट, बिकॉज राइट साइड हार्ट का लंग्स में ड्रेन करता है। तो राइट। अगर लंग में फाइब्रोसिस होती है किसी भी कारण, मे बी ट्यूबरकुलोसिस के कारण या कोविड के कारण, तो उसमें राइट साइड के वाल्व पे प्रेशर पड़ता है और राइट साइड के वाल्व में, ट्राइकस्पिड वाल्व में रिगर्जिटेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोविड के बाद जो हमने हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस देखा है, वो जनरली ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन सेकेंडरी टू लंग फाइब्रोसिस के कारण हार्ट के राइट साइड पर प्रेशर पड़ा और रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो गया, या फिर लेफ्ट साइड का वाल्व का हार्ट का साइज बड़ा होने के कारण बिकॉज ऑफ मे बी मायोकार्डाइटिस या फिर कार्डियोमायोपैथी किसी प्रकार का शुरू हो गया, हार्ट की पंपिंग कम हुई, इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ब्लॉकेजेस के कारण। तो उसमें माइट्रल वाल्व में रिगर्जिटेशन, ये दो कंडीशंस कॉमनली कोविड के बाद हार्ट के स्पेसिफिकली हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम कुछ और भी प्रॉब्लम्स जो ब्लॉकेजेस के रिलेटेड है, बट अभी हम वैल्व्स को डिस्कस करेंगे, तो वैल्व्स में ये सबसे कॉमन कंडीशंस थी। बट उसके अलावा वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस में ऐसे कौन से सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं जो थोड़े हटके हैं, डिफरेंट है नॉर्मल हार्ट डिजीजेस से? जी, इस उत्तर को मैं डिवाइड करना चाहूंगा, विभाजित करना चाहूंगा। अगर हार्ट के लेफ्ट साइड के वैल्व्स में प्रॉब्लम है, लाइक माइट्रल वाल्व में स्टेनोसिस है, तो मरीज का सांस फूलेगा। जनरली सांस शुरुआत में चलने पे फूलेगा और बाद में जब प्रॉब्लम की गंभीरता बढ़ती है तो उनका सांस लेटने पे भी फूलेगा। इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया, कि जब मरीज सोने जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद सांस फूलेगा और ऐसा लगेगा खांसी उखड़ रही है। तो लेफ्ट साइड के वैल्व में सिकुड़न आने से, माइट्रल स्टेनोसिस आने से, ये प्रॉब्लम सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, सांस फूलना। अगर हार्ट का वैल्व में प्रॉब्लम है तो कॉमनली हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से एरिथमियाज लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से मरीज को धड़कन तेज होना या धड़कन अपनी महसूस होने लग जाती है। तो वो भी एक माइट्रल स्टेनोसिस के साथ कॉमनली एसोसिएटेड कंडीशन है, पैल्पिटेशन होना, बिल्कुल। और अगर माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है तब भी जनरली सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। एक कॉमन चीज है, उसमें मरीज को थकान बहुत ज्यादा होती है। मरीज को लगता है कि हमारी बाकी सारी रिपोर्ट्स ओके आती हैं, हेमोग्लोबिन ओके है, सारी रिपोर्ट्स ओके हैं, किडनी लिवर, बट मरीज को थकान होती है, फटीग, क्योंकि ब्लड आगे ना जाके पीछे की तरफ जा रहा है, तो हार्ट का एक तरीके से आउटपुट कम हो जाता है। और ये थकान नॉर्मल एक्टिविटी में भी है डॉक्टर? हाँ, वो पेशेंट को फटीग सिवियरिटी के डिपेंडिंग फटीग हो सकता है कि पेशेंट को एक्टिविटी में फटीग हो या फिर बैठे बैठे भी थकान महसूस होती रहे, क्योंकि हार्ट का पंप काम नहीं कर रहा है। हार्ट की पंपिंग ठीक है बट वैल्व के लीकेज की वजह से इफेक्टिवली हार्ट का पंप उतना ब्लड शरीर के बाकी अंगों को नहीं दे पा रहा है, तो मरीज को थकान महसूस होती है। ये नॉर्मली हार्ट फेलियर में जो हम सुनते हैं, सिमिलर सिम्टम्स माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन में आते हैं, बिकॉज वाल्व लीक कर रहा है और हार्ट के पंप में ब्लड नहीं जा रहा। तो पंप अगर फेल हो तो भी वही सिम्टम आएंगे, पंप में ब्लड नहीं जा रहा बिकॉज माइट्रल रिगर्जिटेशन है, तब भी वही सिम्टम्स आते हैं। एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस होता है तो जनरली मरीज को चलने पे तकलीफ होती है, चलने पे छाती में दर्द होना, चलने में सांस फूलना, या चलते चलते चक्कर आ जाना। उसको इंग्लिश में मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं एक्सर्शनल चेस्ट पेन, एक्सर्शनल डिस्निया, एक्सर्शनल सिंकपी। ये एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के सिम्टम्स हैं। अगर हमारा एओर्टिक वॉल्व जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल को बॉडी से कनेक्ट करता है, एओर्टा से कनेक्ट करता है, उस वाल्व में नैरोइंग हो, सिकुड़न आ जाए, तो ये सिम्टम्स आएंगे। और अगर एओर्टिक वॉल्व रिगर्जिटेशन होता है तो उसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन की तरह थकान, सांस फूलना, या हार्ट का लेफ्ट साइड जब गंभीरता बढ़ती है तो हार्ट का लेफ्ट साइड हार्ट फेल भी कर सकता है। राइट, नो मेक सेंस। आई थिंक ये डिमार्केशन इजी हो जाता है फिर। हाँ, तो ये लेफ्ट साइड के सिम्टम्स
जनरली यही है कि सांस फूलना, थकान महसूस होना, और कभी कभी अगर पैल्पिटेशंस होना, वो अगर ऊपर का हिस्सा फूल गया है तो जी। हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है स्ट्रेच हो रहा है, तो उसमें एरिथमियास बड़े कॉमन हो जाते हैं और पैल्पिटेशंस होते हैं। ओके। राइट साइड में जब तकलीफ होती है तो जैसे अगर ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन हो रहा है तो लिवर में वो ब्लड एक्स्ट्रा जाके लिवर में पेन, लिवर के एरिया में पेन, हार्ट पेट में, या फिर पेट फूल जाना, पैर फूल जाना, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व रिगर्जिटेशन के सिम्टम्स है। ओके। तो सबसे कॉमन वॉल्व्स अफेक्टेड होते हैं माइट्रल वॉल्व एंड एयोर्टिक वॉल्व। सेकेंडरीली ट्राइकस्पिड वॉल्व जनरली लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम्स के बाद राइट साइड का वॉल्व अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि वो बैक प्रेशर चेंजेस, ये सारा आप एक समझो एक सर्किट में है। तो हार्ट का पहले लेफ्ट साइड अफेक्ट होता है, फिर राइट साइड अफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो। गॉट इट डॉक्टर। डॉक्टर, बीइंग अ वुमन, मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि जब हम हार्ट डिजीजेस के बारे में बात करते हैं यूजुअली हम देखते हैं कि मेन में ज़्यादा हार्ट डिजीजेस होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। बट जैसे अब तक हमने सुना है वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस थोड़ा डिफरेंट है। तो आप बता सकते हैं कि डेटा क्या बताती है इन टर्म्स ऑफ वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस, मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में? अगेन वॉल्व स्पेसिफिक है ये इसका आंसर। तो कुछ कुछ जैसे एओर्टिक वाल्व अगर हम देखें तो वो मर्दों में ज्यादा है। ओके। माइट्रल वाल्व रूमेटिक इन्फेक्शंस फीमेल्स में ज्यादा पाया गया है, और बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व भी मेल्स में ज्यादा कॉमन है। ये बस एक इसका बहुत कोई प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही है कि जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस मेल्स में ज्यादा थोड़ा सा कॉमन है, अर्लियर स्टार्ट होता है, तो इसीलिए वेल्व का कैल्सिफिकेशन और सिनोसिस एओर्टिक वेल्व का आदमियों में ज्यादा, मेल्स में ज्यादा पाया गया है, और रोमेटिक वेल्व इन्फेक्शंस का इंसिडेंस फीमेल्स में ज्यादा पाया गया है। ओके। कुछ कुछ कंजेनिटल कंडीशंस फीमेल्स के स्पेसिफिक होती हैं जो हार्ट के वाल्व्स को अफेक्ट कर सकती हैं, वो मैं इस क्वेश्चन के उत्तर में बताना चाहूंगा। लाइक टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी होती है जिसके साथ एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस, इस कंडीशन में काफी कॉमनली अफेक्टेड है। बट मोस्ट रूमेटिक हार्ट इन्फेक्शंस फीमेल्स में ज्यादा कॉमन, और कैल्सिफाइड एओर्टिक वाल्व मेल्स में ज्यादा कॉमनली पाया गया है। राइट डॉक्टर। डॉक्टर, नाउ हमारे इंडियन सिनारियो में जो है यूजुअली जो लेडीज रहते हैं वो डॉक्टर के पास इतने जल्दी नहीं जाते, वर्क स्ट्रेस रहता है, घर का स्ट्रेस रहता है। तो इनमें आप ऐसे लेट डायग्नोसिस होता है या कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें वैल्वुलर हार्ट डिजीज है? हाँ बिल्कुल, फीमेल्स में मैंने ये देखा है कि काफ़ी डॉक्टर के पास जाने में कतराते हैं, शर्माते हैं, जी। और लेट पहुंचते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हार्ट के लिए 4 कार्डिनल सिम्पटम्स हैं: सांस फूलना, छाती में दर्द होना, धड़कन तेज महसूस होना, या चक्कर आना, ये सबसे और एक पांचवा जो मैंने अभी आपको इंसिडेंट्स में मेंशन किया कि थकान महसूस होना, राइट, आपने जरूरत से बताया। ज्यादा थकान महसूस होना। जी। तो अगर इन 5 में से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज कृपया करके अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपना हार्ट का चेकअप आवश्यक रूप से कराएं, क्योंकि अगर गंभीरता बढ़ जाती है तो जैसे मैंने ये बताया, ये सब चीजें जो सिम्टम्स मैंने बताई ये तब आते हैं जब गंभीरता काफी बढ़ चुकी होती है, और उसके बाद हमारे को इन वाल्व के लिए जनरली दवाइयों से बहुत कम आराम होता है, फिर हमें वाल्व को रिप्लेसमेंट करने का सर्जरी के द्वारा या कुछ प्रोसीजर्स के द्वारा ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी अगर हम पहले उस चीज को पकड़ लेंगे। तो हर प्रॉब्लम के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और टाइमली उसको पकड़ लें वो बहुत बेहतर रहेगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, आई थिंक आपने एकदम पते की बात की है, क्योंकि प्रिवेंशन आसान हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे डॉक्टर के पास कौन जाएगा, बट बाद में जो मेडिकल कॉस्ट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है अगर
लेट डायग्नोसिस होता है तो। जी, बचपन में जो मैंने अब बताया रिमेटिक हार्ट इन्फेक्शंस, तो बचपन में अगर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए तो ये रिमेटिक हार्ट डिजीज जो सबसे कॉमन कॉज है वेल्थ प्रॉब्लम्स का, इसका इंसिडेंस, इसका नंबर बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो राइट। इसको हमें फोकस करना चाहिए। और ये जैसे मैंने बताया कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा होता है क्योंकि जहाँ जहाँ हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रही, ओवर क्राउडिंग हो रही है, या ठीक से बचपन में इलाज नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही, तो उस चीज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम बाद में जाके प्रकट होती है। तो अगर उस वक्त ठीक और सटीक इलाज मिल जाए तो ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या आई ना हमारे पास। इसके लिए करेक्ट जानकारी भी अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है, एंड आई होप इस पॉडकास्ट के जी माध्यम से एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। जी ओके डॉक्टर, अभी हम बात कर रहे थे अबाउट वैल्वुलर हार्ट डिजीज लेडीज में, औरतों में। क्या होता है जब एक यंग लेडी जिसे वैल्वुलर हार्ट डिजीज है वो प्रेग्नेंट हो जाती है? क्योंकि प्रेगनेंसी बाय इटसेल्फ बहुत बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्ट रिलेटेड चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, बट जिसको ऑलरेडी वैल्वुलर हार्ट डिजीज है वो कैसे कोप करते हैं प्रेगनेंसी में? जी हमने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा है, अगर किसी के वाल्व में प्रॉब्लम हो, वाल्व में सिकुड़न हो, माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो या एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस हो, तो उनके सिम्पटम्स बहुत बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ब्लड फ्लो डबल हो जाता है। तो दूसरे ट्राइमेस्टर में ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, तो जिसके माइट्रल वेव स्टेनोसिस होगा उनको सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त बहुत बार हमारे को बलूनिंग करके उसमें रास्ता बनाना पड़ता है कि भाई जी। प्रेगनेंसी कंप्लीट हो पाए। तो इसीलिए जनरली मेरा सजेशन रहता है कि प्रेगनेंसी से पहले भी एक बार एक बेसलाइन हार्ट का चेकअप अगर हो, तो बहुत लोगों को पहले से पता हो कि क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जनरली अगर रिगर्जिटेशन होता है वो फिर भी मरीज संभाल पाते हैं प्रेगनेंसी के दौर में, क्योंकि वो उसमें थोड़ा मार्जिन रहता है। माइट्रल वेव स्टेनोसिस और एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस मरीज को बहुत गंभीर बना देते हैं। प्रेगनेंसी एक बॉडी के लिए, हार्ट के लिए ओवरलोड कंडीशन है। उसमें हार्ट को जी। थोड़ा-सा अपनी कैपेसिटी से 1.5 गुना, 2 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो राइट। माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस बहुत उस वक़्त प्रकट होता है। तो प्रेगनेंसी के वक़्त पता चले उससे बेहतर है कि पहले एक बार चेकअप हो, बेसिक हार्ट का चेकअप हो और फिर किया जाए। फिर प्रेगनेंसी प्लान की जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, जब आप सस्पेक्ट करते हो कि किसी को वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो आप ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है ट्रीटमेंट का? कहाँ से फॉरगेट ट्रीटमेंट, कौन सा टेस्ट आप पहले बोलते हैं पेशेंट को करवाने को फॉर डायग्नोसिस? जनरली इकोकार्डियोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है इसमें, क्योंकि उसमें हमें उसकी सारे पहलू पता चल जाते हैं कि गंभीरता कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। इन चारों में से कौन सा वेल्व अफेक्टेड है, ग्रस्त है बीमारी से, और उसकी वजह से हार्ट की दूसरे पिछले विभाग पे क्या नुकसान पहुंच रहा है। हार्ट अगर माइट्रल वेल्व है तो जनरली लेफ्ट एट्रियम फूलने लग जाता है, बड़ा होने लग ओके। जाता है, जी। और कभी-कभार उसमें क्लॉट भी बनने लग जाता है। तो इको हमारे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरे कुछ टेस्ट जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ईसीजी, कि कोई ओके। धड़कन में बदलाव तो नहीं है मरीज को उसकी वजह से, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन मैंने आपको बताया। हाँ, हाँ। तीसरा एक्सरे, लंग्स में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, हम्म। हार्ट का साइज कितना बड़ा हो रहा है, वो हमारे को एक्सरे के माध्यम से पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा 3 इम्पोर्टेंट टेस्ट मैं कहूँगा, इको, ईसीजी और चेस्ट एक्स-रे। ओके। एग्ज़ामिनेशन के अलावा ये 3 टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। या
सो डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट है जिससे आप सस्पेक्ट करते हैं कि उन्हें वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, और वो आपके पास आते हैं, तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं डायग्नोसिस का? लाइक आप उनको क्या टेस्ट बोलते हैं करवाने को पहले? जी, सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट इसमें मैं इकोकार्डियोग्राफी को मानता हूँ, क्योंकि उसमें हमारे को बीमारी के सारे पहलू, उसकी गंभीरता कितनी है वो मालूम चल जाती है, कौन सा वॉल्व ग्रस्त है वो पता चल जाता है, उसके कारण पिछले विभाग में क्या सूजन आ रही है, जिसको जैसे लेफ्ट एट्रियम का साइज बड़ा होना, वो पता चल जाता है। और हार्ट के दूसरे वेल्व्स पे, एक वेल्व का दूसरे वेल्व पे भी अफेक्ट पड़ता है, कि जैसे माइट्रल वेल्व अफेक्ट है तो कुछ साल बाद जाके राइट ट्राइकस्पिड वेल्व पे अफेक्ट आता ही आता है। तो बाकी वेल्व्स पे क्या अफेक्ट है, एक वॉल्व है कि दो वॉल्व है, और उसका क्या इफेक्ट है, इकोकार्डियोग्राफी में सबसे अच्छा मालूम चलता है। ईसीजी में हमारे को उसके संबंधित कोई धड़कन में उतार चढ़ाव पता चल जाता है, और एक्सरे में फेफड़े में कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा। तो इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी और एक्सरे, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट हैं वेलबुलर हार्ट डिजीज को डायग्नोस और डिटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर, मुझे ना, सपोज इफ किसी पेशेंट है जिसको डायग्नोस हुआ है वैल्वुलर हार्ट डिजीज, तो उनके लिए अभी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? क्या सर्जरी एक ओनली ऑप्शन है, या मेडिसिन से भी काम हो सकता है? वेलबुलर हार्ट डिजीज अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो जनरली हम दवाइयों से ही मैनेज करते हैं, क्योंकि हर बीमारी के लिए हम मानते हैं कि जो वेल्व भगवान ने हमारे को बना के दिया है वो सबसे बेस्ट है, और जब तक सर्जरी अवॉइड हो सके वो हमेशा बेस्ट रहता है। वेल्व रिप्लेसमेंट कुछ कुछ, लेकिन जब गंभीरता बढ़ जाती है, सिवियर माइट्रल वॉल्व प्रॉब्लम्स हैं या सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस हैं, तो सर्जरी एकमात्र ऑप्शन बचता है कुछ गंभीर पेशेंट्स में। तो उसमें आप कुछ नई आधुनिक टेक्निक्स आई हैं जिससे हम सर्जरी अवॉइड कर पाते हैं। जैसे बहुत एक पुरानी टेक्निक है बैलूनिंग, कि माइट्रल ओके। वेल्व स्टेनोसिस में बैलूनिंग करके थोड़ा रास्ता बना दिया जाए ताकि ब्लड आगे की तरफ जाने लगे। तो वो छोटा प्रोसीजर है, सुई पैर में एक सुई के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर एओर्टिक वेल्व में बैलूनिंग करके एक वेल्व डाल दिया जाए एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस केसेस में। ओके, बट सर्जिकल वो नहीं है बलूनिंग? वो बैलूनिंग सर्जिकल नहीं है, वो इसको हम परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस कहते हैं, कि जैसे ओके। एंजियोप्लास्टी की जाती है उसी हाँ जी। तरीके से एक छोटी सी सुई जांग में या पैर में लगा के वहां से हम एक हार्ट के वाल्व के नजदीक जाके वॉल्स में रास्ता बना देते हैं। और उसी का एक अडेप्टेशन अब एडवांस आया है एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के लिए, जो अब बहुत प्रचलित हो रहा है, जिसको कहते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन, टावी। एओर्टिक वाल्व नैरो हो गया है, एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस हो गया है। तो पहले एक मात्र ट्रीटमेंट होता था कि जब ज़्यादा सीवियर हो जाए तो वॉल्व को ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व को बदलना पड़ता था। बट ये कॉमनली बड़े लोगों की बीमारी ज़्यादातर 60s के ऊपर में होती है। दूसरे मरीजों को दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे लंग्स प्रॉब्लम्स, सीओपीडी, फ्रेल होते हैं, तो वो सर्जरी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में हमें एक ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन एक आधुनिक नई टेक्निक है, जो हम पैर से एंजियोप्लास्टी की तरह जाके उस वेल्व को बदल के एक नया वेल्व, जिसको एक जी। स्टेंटेड वॉल्व कहते हैं, वहां पे बिल्कुल। डाल देते हैं। और वो 10 से 15 साल मरीज के अच्छे निकाल देता है। तो आप समझिए अगर 70 साल के कोई वाह। बुजुर्ग आए जिनको एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, उनको 15 साल मिल गए जब इस वाल्व के माध्यम से, तो वो बहुत राइट। बड़ी और अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर जो है यंग पेशेंट्स में नहीं किया जाता, या ऐसा कुछ है? क्योंकि ये इसमें टिश्यू वाल्व डालते हैं, तो जनरली अबव 60s
और अबव 65 अबव 70 इसको हम ठीक मानते हैं। कुछ कुछ केसेस में जब वाल्व पहले ये हम लोग सिक पेशेंट्स में यूज़ कर रहे थे, हाँ अब हाँ। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है तो थोड़े यंगर पेशेंट्स में भी ये उपयोग किया जा रहा है, जब जहाँ पे सर्जरी लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि सर्जरी में ऑप्शन रहता है कि हम एक मेटालिक वाल्व भी डाल सकते हैं जो जिस जो लाइफ लॉन्ग शायद काम करे। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो जैसे अगर मेटालिक वाल्व डालें तो ब्लड थिनर लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा, और सब में वो संभव नहीं है, सब पेशेंट्स राइट। में वो संभव नहीं है। तो जी। हर पेशेंट के स्पेसिफिक डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाल्व इनको सूट करेगा और किस माध्यम से किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करें कि छोटा ऑपरेशन जो तार के द्वारा और एक छोटे से छेद के द्वारा बलूनिंग ऑपरेशन करें या फिर टावी करें, वो डिसाइड करते हैं। ओके डॉक्टर, जब सर्जरी डिसाइड हो ही जा रही है तभी आप कैसे डिसाइड करते हैं कि वाल्व जो है उसको रिप्लेस करना है या रिपेयर, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस है। और क्या डिटरमाइन करता है कि एक वाल्व रिपेयर हो सकता है, और इसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म उसके आउटकम्स है रिपेयर के, क्या वो अच्छे हैं, क्या कैसे डिसाइड किया जाता है? वाल्व की कंडीशन पे डिपेंड करता है, कौन सा वाल्व अफेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है। माइट्रल वाल्व जब रिगर्जिटेशन वाली कंडीशंस में माइट्रल वाल्व जब ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेशन से पहले हम सर्जन के साथ डिस्कस करते हैं और सर्जन डिसाइड करते हैं कि माइट्रल वाल्व रिपेयर पॉसिबल है या नहीं। अगर वाल्व बहुत ज़्यादा डिजीज है, ग्रस्त है बीमारी से, या बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, तो रिपेयर कई बार पॉसिबल नहीं होता। उस केस में वाल्व बदलना ही ऑप्शन होता है। अगर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है तो उस केस में माइट्रल वाल्व रिपेयर अच्छा ऑप्शन रहता है। और हम सर्जन की भी कोशिश रहती है कि वाल्व रिपेयर किया जाए, ना कि रिप्लेसमेंट। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जो भगवान ने दिया है वो वो वाल्व, बेस्ट है। नेचुरल वाल्व सबसे बेस्ट वाल्व है। आदमी का बनाया हुआ, डॉक्टर्स और जो कंपनी, इट इज नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन। तो हमेशा पहले कोशिश की जाती है कि रिपेयर किया जाए, बट वो हर कंडीशन में पॉसिबल और मुनासिब नहीं रहता है। राइट। डॉक्टर, अभी आपने बताया वाल्व्स के बारे में, आपने बताया कि मैकेनिकल वाल्व्स हैं और टिश्यू वाल्व्स हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि टिश्यू वाल्व्स मतलब कहाँ से आते हैं ये टिश्यू वाल्व्स? टिश्यू वेल्स जो होते हैं, जैसे इसको हम बोवाइन और पोर्काइन पेरिकार्डियम से, जैसे पोर्साइन मतलब पिग, पेरिकार्डियम उनकी जो हार्ट की, पिग के हार्ट के आउटसाइड लेयर से इसको टिश्यू वेल्स को बनाया जाता है। या जी। कुछ केसेस में गाय के हार्ट के कुछ कंपोनेंट्स लेके इसको बनाया जाता है टिश्यू वेल्व को। तो और मेटालिक वेल्व जैसे वो नाम सजेस्ट करता है, वो मेटल से बना होता है। राइट। तो मेटालिक वॉल्व जो है वो एक फॉरेन चीज बॉडी है, मेटल है। तो जब उसको इम्प्लांट किया जाता है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन खानी पड़ती है। ओह ओके। बट टिश्यू वाल्व्स में नहीं, ऐसा कोई और जरूरी नहीं है। टिश्यू वेल्स में 6 महीने तक, 3 से 6 महीने, 6 महीने ओह बाद ओके। हम एंटीकोएगुलेशन बंद कर देते हैं। तो ओके। क्योंकि वो फिर बॉडी के एक हिस्से की तरह काम करने लगता है। बट टिश्यू वेल्स की एक अलग तकलीफ है। तो हर चीज़ का जैसे फायदा है और नुकसान, तो उसमें ये है कि वो जल्दी डीजनरेट कर सकता है। हम्म। मतलब वियर एंड टीयर वायरस में जो हो सकता है, तो उसकी लाइफ 10 से 15 साल रहती है। कुछ केसेस में हमने और कम भी देखा है, बट जनरली 10 से 15 साल या 1-2 साल और रहती है। तो जनरली कोशिश करते हैं कि 65 से उम्र कम में किसी को अगर वॉल्व ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो मेटालिक वाल्व का उपयोग किया जाए, और उसके ओके ऊपर की उम्र में टिश्यू वाल्व का यूज़ किया जाए। ओके। बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं।
कोशिश करेंगे कि अगर अभी तक फीमेल, सपोज किसी फीमेल को सर्जरी करनी है और उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, आगे जाके वो बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो उसमें मेटालिक वेल्व से ऊपर हम टिश्यू वॉल्व का ऑप्शन वहाँ पे कई बार दे दिया जाता है, क्योंकि मेटालिक वेल्व के साथ जो दवाई है वो शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हम मरीज के साथ डिस्कस करते हैं, और उनकी फैमिली लाइफ, उनकी आगे की लाइफ देखते हुए वो हम डिसाइड करते हैं मरीज के साथ बातचीत करके कि मरीज के लिए आगे की लाइफ में क्या वॉल्व सबसे अच्छा रहेगा, और मरीज दवाई खा पाएगा नहीं, उसको कोई और कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो खून पतला करने की दवाई अगर नहीं खा पाएगा तो मैकेनिकल वाल्व फ्री हो जाएगा, मैकेनिकल वाल्व रुक जाएगा, थक्का बन जाएगा और वो रुक जाएगा, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तकलीफ बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक वॉल्व थ्रोम्बोसिस। तो जैसे हर प्रोसीजर के एक साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, उसको हम राइट। डिस्कस करते हैं मरीज के साथ, और ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट मरीज के लिए हो सकता है। उस वक्त जी। के लिए तो आराम हो जाएगा, आगे चल के मे बी 10 साल बाद क्या वॉल्व उनके लिए सही रहेगा, वो हम उनके साथ लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि लाइफ टाइम मैनेजमेंट जो है ना, सपोज़ किसी का वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, सो डॉक्टर उनमें क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस होते हैं इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी? मेडिकेशंस, फ़ॉलो-अप्स, कोई डाइटरी और एक्सरसाइज़ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ रिकमेंडेशंस है? मैं जनरल तो यही बताना चाहूँगा, जैसे वेल्व के बाद, मेटालिक वेल्व के बाद ब्लड थिनर ज़रूर खाने हैं, और टाइम टू टाइम हर 15 दिन से 1 महीने में वेल्व ब्लड टेस्ट करके कि वो दवाई काम भी कर रही है या नहीं, वो देखते रहना होगा। दवाई का दूसरी दवाइयों के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, वो क्रॉस चेक करते रहना होगा। तो इसमें फॉलोअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी मैं आपको एक तरीके से हमारी डिस्कशन चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, बट मरीज के साथ हर चीज़ समझाना, जनरली हमने देखा है कि एक बार में मरीज को अपने कंडीशन समझ नहीं आता है, तो फॉलोअप में आपकी दूसरी उस वक्त कोई कंडीशन तो नहीं आ गई, कोई और दवाइयाँ तो नहीं खाने की ज़रूरत पड़ रही, तो राइट। दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, तो उसमें फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दवाई टाइम से खाना और ठीक तरीके से खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी का हार्ट कमज़ोर है तो नमक कम, पानी कम हम सजेशन देते हैं। अगर किसी को साथ में आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं तो ऑयली कम खाने का हम रिकमेंडेशन देते हैं। और फ्लूइड कितना पानी पीना है वो उनके हार्ट की पंपिंग पे और बेसिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वो हर पेशेंट स्पेसिफिक हम रिकमेंडेशन जनरली देते हैं। तो जनरल रिकमेंडेशन यही रहती है कि मेडिसिन टाइमली खाएं, फॉलोअप टाइमली कराएं, ताकि डॉक्टर आपके चेक कर पाएँ कि आपका जो बाकी दवाइयाँ हैं वो आपकी हार्ट की दवाइयों को कहीं असर बढ़ा तो नहीं देगा ज़रूरत से ज़्यादा, और कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए दवाइयों से। तो टाइम टू टाइम चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और परहेज़ पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं। उनको पेशेंट स्पेसिफिक ही उनकी बाकी कंडीशंस को देख के ही डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या उनके लिए सही रहेगा। सही है। राइट। और यूजुअली जो रिकवरी है सर्जरी के बाद वो कितने दिनों में या महीनों में होती है? तो जैसे वाल्व सर्जरी, जैसे कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है तो उसमें रिकवरी में जनरली हमने देखा है 4 वीक्स टू 6 वीक्स लगते हैं। ओके। मरीज को बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ आने में 6 वीक्स टू 2 मंथ्स, 1.5 से 2 महीना लग सकता है। जी। अगर जैसे अगर एओर्टिक वेल्व स्टेनोसिस के लिए टावी किया जाए तो उसमें थोड़ा सा रिकवरी डेफिनेटली तेज हो जाती है, क्योंकि उसमें चेस्ट वॉल को ओपन नहीं करना पड़ा, तो उसमें जल्दी 1-2 हफ्ते में मरीज अपनी नॉर्मल जिंदगी के में आ पाते हैं। डॉक्टर अभी मुझे ये पूछना था कि वैल्वुलर हार्ट डिसीज़ जो है क्या ये प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि मोस्ट सम ऑफ द हार्ट डिसीज़ेज़ यू कैन डेफिनिटली प्रिवेंट।
या नहीं तो दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन जेनेटिक्स, जेनेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है, या प्रिवेंट किया जा सकता है? जी, अगर कंजेनाइटल है तो जनरली नहीं, बट जो हमारे हाथ में है वो है इन्फेक्शंस। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस को प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो रोमैटिक इन्फेक्शंस ऑफ द हार्ट, रोमैटिक हार्ट डिजीजेस नहीं होंगे। तो एक ओके। वो चीज़ है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेटर आउटरीच प्रोग्राम्स के माध्यम से, कि बचपन में अगर थ्रोट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शंस को ठीक से चेक किया जाए, ठीक टाइम पे एंटीबायोटिक्स और ट्रीटमेंट मिले, तो वो हार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो वहाँ पे प्रिवेंशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ कुछ कंडीशंस मेंशन करना चाहूँगा। जब कंजेनिटल जो कंडीशंस होती हैं, जैसे मैटरनल रूबेला हो गया, वो जी। वायरल प्रॉब्लम्स के साथ कॉमनली अफेक्टेड देखा गया है। तो मैटरनल इन्फेक्शन, जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन, कुछ कुछ इन्फेक्शन जो वॉल्व को अफेक्ट करते हैं, तो प्रेगनेंसी के वक्त इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना, डिलीवरी के वक्त प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, वो भी एक हाँ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। और तो ये दो चीज़ें जो मेरे दिमाग में मेरे अभी सबसे ऊपर आ रही है कि जो हम इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। और टाइमली ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट भी वाल्व्स की प्रॉब्लम को बचाता है। अगर ब्लॉकेजेस टाइम पे ट्रीट ना हो और हार्ट की पंपिंग कम हो जाए, तो हार्ट का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वाल्व्स के लिए मतलब नहीं रहेगा। तो माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन बहुत कॉमनली ऐसे कंडीशंस में पाया जाता है, जिसको कहते हैं इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी, जिसकी वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है। तो टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉकेजेस भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में वैक्सीनेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, ताकि उनको इतने सिवियर इन्फेक्शंस ना हो जो हार्ट को भी ग्रस्त कर दे। इसलिए मेडिसिन में हर चीज़ काफ़ी हद तक लिंक्ड है, हर चीज़ हाँ, की एक इम्पोर्टेंस है, जिसको हमारे बिल्कुल। को ध्यान देना पड़ेगा। और हर मरीज को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उनकी एज के हिसाब से, उनकी अफेक्टेड कंडीशंस के हिसाब से देनी रहती हैं। अब आते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट पर आते हैं। इंडिया में जो कॉस्ट है सर्जरी का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऑन एन एवरेज जो है, भले ही ओपन हार्ट सर्जरी हो या वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो या टीएवीआर हो, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, और क्या ये अफोर्डेबल है इंडियन पॉपुलेशन के लिए? जनरली जो वाल्व सर्जरीज हैं उनका कॉस्ट मैं एक लमसम कॉस्ट एक्सप्लेन करूँगा। लाइक एओर्टिक वॉल्व और माइट्रल वाल्व सर्जरी का कॉस्ट 2 से 4 लाख तक रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स हैं, डेफिनेटली थोड़ा कम रहता है। तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कौन सा वॉल्व डाला जा रहा है, और उसकी स्टडीज़ में उसकी क्या लाइफ है, तो वो सर्जन डिस्कस करते हैं मरीज के साथ। हर वाल्व के ट्रीटमेंट का कॉस्ट डिपेंड करेगा कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑलराइट। और यूजुअली ये हेल्थ इंश्योरेंसेस या गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत जो है, क्या ये वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस के सर्जरी को ये सपोर्ट करता मैं है ये? मेंशन करना चाहूँगा, अभी तक टावी का कॉस्ट हमारे जो वेल्व्स हैं ये हाँ, बाहर हाँ। बनाए जा रहे हैं। कुछ ओके। कंपनीज ने इंडिया में बनाना शुरू किया है, जैसे माइबाइल का, मेरिल का माइबाइल। तो वो टावी का वॉल बनाते हैं। तो बट फिर भी प्रोसीजर कॉस्ट अभी कम से कम 12 से 15 लाख या इवन 25 लाख तक जाता है। तो वॉल्व टावी में कॉस्ट एक लिमिटिंग फैक्टर पाया गया है। बिल्कुल। जी। तो ये बात मेंशन करना चाहेंगे। अगर ये वाल्व का कॉस्ट आगे चल के कम हो जाता है, तो वो मरीजों को बहुत हेल्प करेगा डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली वाल्व जी। बाहर से आ रहा है, वाल्व कॉस्टली है, तो इसलिए ट्रीटमेंट कॉस्ट भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। और इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट हमारे पास एक कोई सोशल इंश्योरेंस स्ट्रक्चर नहीं है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे पास ये होती है कि बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस होता ही नहीं है, और फिर उसका इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कवर कितना है, और उसमें कोई पहले से प्री कंडीशन तो नहीं है। जो जहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जिन जिन कंट्रीज में, उनमें तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है डॉक्टर के लिए हमेशा, क्योंकि अगर मरीज कॉस्ट के लिए बियर ही नहीं कर पाएगा और कोई इंश्योरेंस ही नहीं है तो ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये आपके माध्यम से मैं ये बस आवाज़ उठाना चाहूँ, अपने आप को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, इंश्योरेंस कवर होना Absolutely. चाहिए, या कुछ हमारे तो अपने हेल्थ के तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, सेविंग्स को कुछ हेल्थ के लिए रखना चाहिए। एकदम सही कहा आपने डॉक्टर। और इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड है, और जाने से पहले अगर आप हमें बता सके कि प्रोएक्टिवली किसी को भी अगर हार्ट चेकअप करना हो टू डायग्नोज वैल्वुलर हार्ट डिसीज, तो कौन सी उम्र में प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए कौन सी उम्र में हार्ट चेकअप जो बेसलाइन कार्डियक चेकअप है वो करना चाहिए, और कौन से ऐसे टेस्ट है जो उन्हें करना चाहिए? मैं कहूँगा कि अराउंड जब हम 30s में एंटर करें तो एक बार बेसलाइन चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये 4 सिम्टम्स, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, धड़कन तेज होना या चक्कर आना, ये सिम्टम्स हैं, तो एक बार बेसलाइन हार्ट फंक्शन में भी उससे पहले भी अर्ली 20s में भी किसी को है, या बचपन में भी अगर लगता है कि बच्चे को बहुत खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, चेहरा नीला पड़ जा रहा है, और बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम इवन बच्चों में भी इको करते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो पहले, बट बड़े लोगों में, एडल्ट्स में, एक बार वंस हम 30s में एंटर करें तो एक बार बेसलाइन चेकअप कराने में कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास एक बेसलाइन हार्ट की रिपोर्ट आ जाती है कि सब ठीक है। आगे चल के जब तकलीफ आएगी तो हमारे पास एक बेसलाइन वाला कि जब हमारे सब ठीक था उसकी रिपोर्ट रहती है। तो पहले हम 40s कहते थे, अब कहते हैं कि थोड़ा सा पहले ही चेकअप बेटर है। और जैसे आपने मेंशन किया कोविड भी हुआ था, तो उसमें अगर किसी को सिवियर कोविड हुआ था, हार्ट की पंपिंग को भी अफेक्ट हुआ था, तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो जल्दी ही चेकअप कराना चाहिए कि हार्ट की वजह से तो नहीं है। डॉक्टर, जाने से पहले एक कोई टेक अवे मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जो वो इस कॉन्वर्सेशन से ले सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर से शर्माई नहीं, डॉक्टर के पास जाके अपनी तकलीफ को ज़रूर बताइए, बताएं। अगर आपको छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है, चक्कर आ रहा है या धड़कन तेज है, तो अपना बेसलाइन हार्ट का टेस्ट ज़रूर कराएं। कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है या निमोनिया होता है तो भी हार्ट का चेकअप इम्पोर्टेंट है कि हार्ट को तो उसने अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। तो कुछ अच्छे फिजिशियन से चेकअप कराना जो बता पाए कि भाई आपको हार्ट की भी तकलीफ हो सकती है, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए, चेकअप कराइए। वो बेसलाइन टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ है तो प्लीज़ जाके टेस्ट कराइए। अगर नॉर्मल चेकअप आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई तकलीफ आएगी तो उसका बचाव, आगे के लिए उपाय ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा, आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सरलता से, सिंपल तरीके से समझाया है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू डॉक्टर समीरा हमारे फॉर हैविंग मी हियर। और मेरा कोशिश था कि ये इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता पाऊँ। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट इस पे हमारे को सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम ज़रूर चेकअप कराएं। बिल्कुल। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।